इफ्को चौक के पास वाली बिल्डिंग में ही मंजू का ऑफिस था। मंजू तो इस ऑफिस में 3 साल से काम कर रही थी, लेकिन सोनिया ने 4 महीने पहले ही कंपनी ज्वाइन की थी। मंजू ने 3 साल की मेहनत में अपना 2 BHK फ्लैट खरीद लिया था और सोनिया के साथ फ्लैट में ही रहती थी। सोनिया के गुड़गांव आ जाने से मंजू बेहद खुश थी। मंजू को सोनिया में अपनी छोटी बहन ललिता नजर आती थी, जिसने 6 महीने पहले सुसाइड कर लिया था। फ्लैट पर पहुंचकर सोनिया ने शाम का खाना बनाया और दोनों ने साथ में खाया। इस दौरान दोनों की लगातार बातें होती रही। रिश्ते में मंजू सोनिया की भाभी थी। 4 साल पहले सोनिया के बड़े भाई नितिन के साथ मंजू भाग गई थी और दोनों गुड़गांव आ गए थे। मंजू काफी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसे लिमिका कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई और फिर मंजू ने अपनी कंपनी में ही नितिन को ड्राइवर की जॉब दिलवा दी। दोनों पति पत्नी ने खूब मेहनत की और 2 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि गुड़गांव के मानेसर के पास मंजू ने 2 BHK का अपना फ्लैट खरीद लिया। लेकिन 1 साल पहले नितिन अपने कंपनी से महंगी गाड़ी चोरी कर रातों रात गुड़गांव से फरार हो गया। महीनों तक पुलिस उसे ढूंढती रही, लेकिन नितिन का कहीं पता न चल पाया। ललिता मंजू की छोटी बहन थी, लेकिन 6 महीने पहले उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। पति नितिन के गायब होने और बहन ललिता के मरने के बाद मंजू की दुनिया ही उजड़ गई थी। लेकिन इसी बीच नितिन की बहन सोनिया गुड़गांव आ गई और सोनिया के आ जाने से मंजू को जीने की वजह मिल गई थी। दोनों नंद भौजाई सगी बहनों की तरह रहने लगी। मंजू ने सोनिया को अपने फ्लैट में ही जगह नहीं दी, बल्कि उसने सोनिया के लिए अपने दिल के दरवाजे भी खोल दिए थे। उसने अपने ही कंपनी में सोनिया को जॉब दिलवा दी और इस तरह मंजू की वजह से सोनिया की मुश्किलें आसान हो गई थी। खाने के दौरान सोनिया ने मंजू से पूछा, मंजू तुम्हारी छोटी बहन ललिता ने फांसी क्यों लगाई थी? सोनिया के इस सवाल पर मंजू कुछ न बोली और खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई। उसने किसी को फोन लगाया और अपने कमरे में चली गई। मंजू अक्सर किसी से फोन पर लगी रहती और घंटों उससे बात करने के बाद काफी खुश नजर आती। सोनिया समझ चुकी थी कि उसकी भाभी जरूर किसी और की प्रेमिका बन चुकी है, लेकिन मंजू की इस बात से सोनिया को कोई दुख नहीं होता, बल्कि वो खुश थी कि मंजू की वीरान जिंदगी में कोई खुशियों का दीपक जला रहा था। सोनिया को अपने इस सवाल पर बेहद अफसोस हुआ। जब तक मंजू कमरे से बाहर नहीं निकली, तब तक सोनिया ने भी खाने को हाथ नहीं लगाया। थोड़ी देर बाद जब मंजू वापस आई तो सोनिया ने उससे माफी मांग ली और बोली, मुझे माफ कर दो मंजू, आज के बाद मैं कभी यह सवाल नहीं पूछूंगी। क्या तुमने कभी चोरी की है? सोनिया मंजू के अचानक पूछे गए इस सवाल पर सोनिया चौंकी और मुस्कुराते हुए बोली, बचपन में स्कूल से अपनी क्लास टीचर का मेकअप बॉक्स चुरा कर मैं घर ले गई थी, लेकिन मेरे सो जाने के बाद अक्सर मेरी मम्मी मेरा स्कूल बैग चेक करती थी, इसीलिए मैं पकड़ी गई और अगले ही दिन मेरी मम्मी मुझे स्कूल ले गई। मेरी क्लास टीचर को उनका मेकअप बॉक्स लौटा दिया और मुझे अपनी क्लास टीचर से माफी मांगनी पड़ी। तुम ऐसा सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो मंजू? मंजू ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक चोरी करोगी? मंजू के इस सवाल पर सोनिया ने हैरानी से पूछा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो मंजू? क्या मैं तुम्हें चोर नजर आती हूँ? मंजू ने कहा, चोर तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन यह चोरी मेरे लिए बेहद जरूरी है। इस चोरी में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी और एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। सोनिया ने कहा, मैं तो मजाक समझ रही थी, क्या तुम सच में चोरी करना चाहती हो? मंजू ने कहा, हाँ, लेकिन अकेली नहीं। अगर तुम मेरा साथ देने को राजी हो तभी यह मुमकिन हो पाएगा। सोनिया ने पूछा, पहले मुझे बताओ कि तुम कहाँ और क्यों चोरी करना चाहती हो? मंजू ने टेबल पर रखे गिलास को उठाया और आधा गिलास पानी गटकने के बाद गहरी सांस ली और बोली, यह चोरी मुझे गोविंद के बंगले पर करनी है। सोनिया ने पूछा, गोविंद सर का बंगला तो गुड़गांव में है। पिछले महीने ही तो हम दोनों गोविंद सर की जन्मदिन के पार्टी पर उनके बंगले पर गए थे। उनके बंगले में ऐसा क्या है जो तुम चुराना चाहती हो? मंजू ने कहा, उनके बंगले पर मेरी ऐसी चीज है जिसे हासिल करने के खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सोनिया ने पूछा, गोविंद सर ने तुम्हारी कौन सी चीज अपने बंगले पर छुपा रखी है? मंजू ने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम इस चोरी में मेरा साथ दोगी या नहीं? सोनिया ने कहा, अगर मैं यह कहूँ कि गलत काम में मैं किसी का भी साथ
साथ नहीं दे सकती तो मंजू ने कहा, अगर मैं तुम्हें यह साबित कर दूं कि यह गलत काम नहीं है, तब क्या तुम मेरा साथ दोगी? सोनिया ने कहा, तुम्ही ने कहा है ना कि चोरी करनी है और चोरी तो चोरी ही होती है ना मंजू। मंजू ने टेबल पर रखा आधा गिलास पानी भी गटक लिया और बोली, देखो सोनिया, उस रात गोविंद के जन्मदिन की पार्टी में हम दोनों गए थे और रात के 9 बजे हम दोनों वहाँ से लौट आए थे। तुम्हें फ्लैट पर छोड़कर मैं फिर से गोविंद के पास गई थी और रात भर उसके बंगले पर ही रही। मंजू की यह बात सुनकर सोनिया बेहद हैरान हुई। वो जानती थी कि मंजू उसकी भाभी है, लेकिन वो औरत की कमजोरियों को भी बखूबी जानती थी और सोनिया को मंजू की ये आदत भी पसंद थी कि वो सोनिया से कुछ भी नहीं छुपाती थी। सोनिया ने मंजू से पूछा, नितिन भैया के जाने के बाद से तुम अकेली हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई आए यह मैं भी चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे और गोविंद सर के बीच यह सब चल रहा था और मुझे जरा भी अंदाजा तक नहीं हुआ। मंजू ने कहा, मेरा गोविंद के साथ कोई चक्कर नहीं है, समझी? सोनिया ने कहा, अभी तुमने ही तो कहा कि तुम रात भर गोविंद के बंगले पर थी। मंजू ने कहा, मैं रात भर गोविंद के बंगले पर थी, लेकिन गोविंद के साथ नहीं बल्कि भरत सर के साथ थी। भरत सर का नाम सुनते ही सोनिया एक बार फिर से चौंक पड़ी। वो बोली, भरत सर के साथ तुम्हारा चक्कर है? इस बात पर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, वो तो शादीशुदा है। मंजू ने कहा, भरत सर के साथ मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है, लेकिन वो कंपनी के सबसे बड़े आदमी है। उस रात जन्मदिन की पार्टी के दौरान भरत सर भी जयपुर से गुड़गांव आए थे और रात को गोविंद के फार्म हाउस पर ही रुके थे। पार्टी के दौरान ही उन्होंने मुझसे रात को वहीं रुकने की बात की, लेकिन उस वक्त तुम मेरे साथ थी, इसीलिए मैंने तुम्हें फ्लैट पर छोड़ा और वापस गोविंद के बंगले पर पहुंच गई। यह सब तो ठीक है, लेकिन गोविंद के बंगले से तुम्हें चोरी क्या करनी है? मंजू ने कहा, गोविंद बहुत कमीना आदमी है। मैं भरत सर के साथ रात भर जिस बेडरूम में थी, गोविंद ने उस बेडरूम में जासूसी कैमरे फिट कर रखे थे। अब गोविंद भरत जी को ब्लैकमेल कर रहा है। उसने भरत जी से 10 करोड़ रुपयों की डिमांड कर दी है। गोविंद ने उस रात की वीडियो को एक पेन ड्राइव में रखा है और वो पेन ड्राइव गोविंद ने बेडरूम की एक पेंटिंग के पीछे छुपाई हुई है। मुझे उसी पेन ड्राइव को हासिल करना है। मंजू की बात सुनकर सोनिया ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम ये बात इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? उस रात की वीडियो को वो अपने मोबाइल में भी तो स्टोर कर रख सकता है या किसी कंप्यूटर में भी तो रख सकता है। मंजू ने कहा, उस रात की पूरी वीडियो सिर्फ एक पेन ड्राइव में ही है और वो पेन ड्राइव उसके बेडरूम में टंगी एक पेंटिंग के पीछे रखी हुई है। सोनिया ने कहा, लेकिन गोविंद के न रहने पर तुम उसके बंगले के अंदर कैसे दाखिल हो पाओगी? मंजू ने कहा, गोविंद के फार्म हाउस पर उसका एक नेपाली नौकर रहता है जो मुझे खूब अच्छी तरह जानता है, इसीलिए वो मुझे बंगले के अंदर जाने से नहीं रोकेगा। मैं 10 मिनट में अपना काम करके वहाँ से निकल जाऊंगी। अब तुम यह सोचो कि कल गोविंद को किस बहाने से बाहर बुलाओगी। सोनिया ने कुछ देर सोचा और बोली, जब गोविंद को यह पता चलेगा तो वह हम दोनों को नौकरी से निकाल देगा। सोनिया की यह बात सुनकर मंजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इफ्को चौक वाले जिस ऑफिस में गोविंद मैनेजर है ना, भरत जी इस लीकिमा कंपनी के चेयरमैन है। गोविंद अपनी कंपनी के चेयरमैन भरत जी को ही ब्लैकमेल कर उनसे मोटी रकम हड़पना चाहता है और उसने अपनी इस साजिश का मोहरा मुझे ही बना दिया। जैसे ही वो पेन ड्राइव मेरे हाथ लगेगी, गोविंद कहीं का नहीं रहेगा और मेरे इस काम से खुश होकर भरत जी मुझे गुड़गांव वाले ऑफिस का मैनेजर बना देंगे। सोनिया ने कहा, मैं तो कल अपना काम कर दूंगी, अब तुम अपने काम के बारे में सोचो। इतना कहकर सोनिया बेड पर चली गई और चद्दर तान कर सोने की कोशिश करती रही, लेकिन देर रात तक वो मंजू के बारे में ही सोचती रही। नितिन सोनिया का इकलौता भाई था। जब तक वो गुड़गांव में था, हर महीने घर पर कुछ रकम भेज दिया करता था, लेकिन फिर वो कंपनी की महंगी गाड़ी लेकर रातों रात गुड़गांव से गायब हो गया और आज तक उसकी कोई खबर नहीं लगी। नितिन की इस हरकत की वजह से 2 छोटी बहनों की पढ़ाई लिखाई का बोझ अकेले सोनिया पर आ गया, इसीलिए सोनिया को जॉब की जरूरत हुई।
एक दिन सोनिया ने अपनी भाभी मंजू से गुड़गांव में जॉब के लिए बात की और मंजू ने सोनिया को गुड़गांव बुला लिया। 4 महीने पहले सोनिया गुड़गांव पहुंची तो मंजू ने गोविंद से कहकर उसे अपने कंपनी में ही जॉब दिलवा दी और तब से दोनों सगी बहनों की तरह साथ ही रहती थी। देर रात तक जगने के बावजूद संडे की सुबह दोनों जल्दी उठ गईं और फ्रेश होकर सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारियों में लग गई। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट तैयार था। मंजू और सोनिया दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठी सुबह का नाश्ता कर रही थी। मंजू ने पहला निवाला लिया और सोनिया की ओर देखते हुए बोली, नाश्ते के बाद ही मैं गोविंद के बंगले की ओर निकल जाऊंगी। तुम उसे किसी भी तरह बाहर बुला लेना और मुझे मैसेज कर देना। मानेसर से 1 घंटे की ड्राइव पर ही गोविंद का फार्म हाउस था। कुछ ही देर में मंजू अपने मिशन पर निकल गई। मंजू के जाते ही सोनिया ने अपना फोन उठाया और गोविंद को फोन लगा दिया। उधर से गोविंद की आवाज आई, सोनिया कैसी हो? सोनिया ने कहा, सर क्या आप मुझे अभी घिटोरनी चौक पर मिल सकते हैं? बहुत जरूरी काम है, मिलकर ही बता पाऊंगी। गोविंद ने कहा, सोनिया ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो अभी मुझे बुला रही हो? मुझे घिटोरनी चौक तक पहुंचने में ही आधा घंटा लग जाएगा। सोनिया ने कहा, ठीक है, आप आधे घंटे में मुझे घिटोरनी चौक पर मिलिए, मैं वहीं आपका इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर सोनिया ने गोविंद का फोन काट दिया और तुरंत मंजू को फोन लगाकर गोविंद से हुई बातचीत के बारे में बता दिया। मंजू ने कहा, ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में गोविंद के बंगले पर पहुंच जाऊंगी। मंजू का फोन कटते ही सोनिया ने फ्लैट में ताला लगाया और घिटोरनी चौक की ओर निकल गई। इधर मंजू भी गोविंद के फार्म हाउस पहुंच चुकी थी। उसने अपनी कार गोविंद के फार्म हाउस के पास वाली मार्केट में पार्क कर दी। गोविंद उसे पहचान न ले इसीलिए मंजू ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और मार्केट से पैदल ही फार्म हाउस की ओर निकल पड़ी। तभी सोनिया का फोन आ गया और उसने बताया कि गोविंद 2 मिनट में फार्म हाउस से निकलने वाला है। मंजू फार्म हाउस से चंद कदम की दूरी पर ही थी कि उसने गोविंद की कार को फार्म हाउस से बाहर निकलते हुए देखा और एक पेड़ की आड़ में छुपकर खड़ी हो गई। गोविंद की कार मंजू के बिल्कुल करीब से होकर गुजरी और गोविंद के वहां से जाते ही मंजू उसके फार्म हाउस के गेट पर पहुंच गई। मंजू को देखते ही गोविंद के नौकर ने झट से फार्म हाउस का गेट खोल दिया और बोला, साहब तो अभी अभी निकले हैं। मंजू ने मुस्कुराते हुए नौकर से कहा, वो मुझे यहीं मिल गए थे। उन्होंने कहा कि अंदर चलकर बैठो, तब तक मैं आ रहा हूँ। मंजू को गोविंद का नौकर खूब अच्छी तरह जानता था, इसीलिए मंजू की बात पर यकीन न करने का उसके पास कोई कारण नहीं था। वो मंजू की बात पर मुस्कुराया और मंजू सीधे फार्म हाउस के अंदर चली गई। इधर गोविंद घिटोरनी चौक पहुंच चुका था। उसने सोनिया को गाड़ी में बैठाया और बोला, अब बताओ सोनिया, इतनी इमरजेंसी क्या थी? सोनिया को झूठ बोलने की आदत नहीं थी, लेकिन मंजू के लिए उसे झूठ बोलने में हर्ज भी नहीं था, क्योंकि सोनिया को लगता था कि वो आज जो कुछ भी है मंजू की वजह से ही है। सोनिया ने गोविंद से कहा, दरअसल मेरी बहन घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी करना चाहती है और गांव से भागकर दोनों यहाँ आ गए हैं। मुझे उन लोगों के लिए किराए पर एक फ्लैट लेना है, इसीलिए मैंने आपको इतना अर्जेंटली बुलाया। गोविंद ने कहा, सोनिया, इसमें इतना घबराने वाली बात क्या है? तुम दोनों को अपने पास ही रख लो। सोनिया ने कहा, गांव में मेरे घर वालों ने लड़के के ऊपर किडनैपिंग का केस दर्ज करवा दिया है। पुलिस दोनों को खोज रही है। जब तक दोनों शादी नहीं कर लेते उन्हें छुप कर ही रहना पड़ेगा। उन्हें ढूंढते हुए पुलिस मेरे फ्लैट पर भी आ सकती है, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं रख सकती। गोविंद ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपने एक दोस्त से बात करता हूँ, वो एक फ्लैट का इंतजाम कर देगा। इतना कहकर गोविंद ने अपने दोस्त को फोन लगा दिया। सोनिया को तो कोई फ्लैट लेना नहीं था, वो तो मंजू के मैसेज का इंतजार कर रही थी, इसीलिए वो गोविंद के साथ उसके दोस्त के ऑफिस पहुंच गई और फ्लैट देखने लगी। तभी
उसके फोन पर मंजू का मैसेज आ गया। मंजू ने लिखा था, मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, तुम अभी पालम एयरपोर्ट पहुंच जाओ। मंजू का मैसेज पढ़ते ही सोनिया गोविंद से बोली, सर मेरी बहन का मैसेज आया है, उसके पति को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, आप मेरे साथ मत जाइए वरना आप भी बेमतलब में फंस जाएंगे। इतना कहकर सोनिया झट से वहाँ से निकली और उसने एयरपोर्ट के लिए ऑटो पकड़ लिया। एयरपोर्ट पर मंजू पहले से सोनिया के इंतजार में बैठी थी। सोनिया के आते ही वो बोली, मैंने टिकटें खरीद ली है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। सोनिया ने हैरानी से पूछा, तुरंत कहाँ निकलना होगा? मंजू ने कहा, गोविंद को खबर लग चुकी है, वो सब समझ चुका है कि हम दोनों ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है, इसीलिए वो पागलों की तरह हम दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है, तुम भी अपना स्विच ऑफ कर लो। इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे हमें निकलना होगा। हम अभी जयपुर के लिए निकल रहे हैं। गोविंद के यहाँ से पेन ड्राइव ले आई हूँ। हम दोनों ने मिलकर गोविंद की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। यह पेन ड्राइव हम लोग भरत सर के हवाले कर देंगे, तब गोविंद बर्बाद हो जाएगा और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शाम तक दोनों सहेलियां जयपुर पहुंच चुकी थी। जयपुर उतरकर मंजू सीधे लक्ष्मी पैलेस होटल पहुंची। होटल के रूम में पहुंचते ही मंजू ने भरत सर को कॉल किया और उन्हें बताया कि वो लक्ष्मी होटल के रूम नंबर 116 में अपनी एक सहेली के साथ ठहरी हुई है। रात के 8 बजे दोनों सहेलियां खाना खाने बैठ गयी। खाने के बाद मंजू ने गोविंद के पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर वीडियोस को कॉपी किया और एक नई पेन ड्राइव में सेव कर उस पेन ड्राइव को उसने अपने पेंटी में छुपा लिया। रात के 9 बजे रूम की डोरबेल बजी। मंजू ने दरवाजा खोला तो सामने कंपनी के चेयरमैन भरत सर की बीवी साधना मैम खड़ी थी। उन्हें देखकर सोनिया तो बेहद घबरा रही थी, क्योंकि इससे पहले सोनिया ने साधना मैम को केवल एक बार ही देखा था। सोनिया की नजर में साधना मैम की बड़ी इज्जत थी और इस वक्त तो साधना मैडम पर सोनिया को बेहद दया भी आ रही थी। यह कैसी औरत है जो अपने पति को मुसीबत से बचाने के खातिर खुद यहाँ चली आई। साधना मैडम अंदर दाखिल हुई तो मंजू और साधना मैडम आमने सामने बैठ गए और सोनिया भी उठकर बेड के एक कोने में दुबकी हुई सी बैठ गई। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो दोनों के बीच जाकर बैठ सके, लेकिन मंजू तो अपने कंपनी की मालकिन के सामने ऐसे बैठी थी जैसे वो किसी पुरानी सहेली के सामने बैठी हो। साधना मैडम को देखकर सोनिया सोच में डूब चुकी थी। भरत सर की उम्र 65 साल से ऊपर थी। इस उम्र में भरत सर अपनी वासना पर कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसका नतीजा उनकी बीवी को भुगतना पड़ रहा है। सोनिया को देखकर साधना मैडम भी थोड़ा घबराई। तभी मंजू ने उनसे कहा, यह मेरी सहेली सोनिया है जो आपके इफ्को चौक वाले ऑफिस में अकाउंटेंट की जॉब करती है। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। साधना मैडम ने मंजू की ओर देखा और बोली, अब बताओ तुम क्या चाहती हो? मंजू ने कहा, गोविंद आपसे 10 करोड़ की डिमांड कर रहा था, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। साधना मैडम ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। मंजू ने झट से कहा, आपका जो सामान मेरे पास है उसके बदले में मुझे केवल 5 करोड़ रुपये ही चाहिए। मंजू के मुंह से ये बात सुनते ही बेड के कोने में बैठी सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सहेली इतनी बड़ी ब्लैकमेलर निकलेगी और अनजाने में सोनिया भी मंजू के इस घिनौने काम में उसका साथ दे रही थी। साधना मैडम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपया दे सकती हूँ, लेकिन जब तक मुझे यह यकीन न हो जाए कि उस रात का पूरा वीडियो सिर्फ तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें रकम नहीं दूंगी। अगर मैंने तुम्हें रुपया दे दिए तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल को गोविंद मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा। मंजू ने कहा, गोविंद का पेन ड्राइव मैं आपके हवाले कर दूंगी। आप यहीं बैठकर पहले पूरी तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद जब आप मुझे रुपये दे देंगी तब मैं यह आपके हवाले कर दूंगी। होटल के रूम में एसी चल रहा था, लेकिन साधना मैम के माथे पर पसीना साफ झलक रहा था। उन्होंने गहरी सांस
सांस ली और मंजू की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पास गोविंद की पेन ड्राइव है, इसके अलावा अगर कहीं और भी वो वीडियो रहा और बाद में फिर कोई और मुझे ब्लैकमेल करे तो मैं क्या करूंगी। मंजू ने कहा, देखो मैडम, इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैं तो आपको अपनी तरफ से पूरी गारंटी दे सकती हूँ। मैं दोबारा आपको परेशान करने के बारे में तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। मेरी माँ को कैंसर है। मैं अपनी माँ का बहुत अच्छा इलाज करवाना चाहती हूँ। उसके इलाज में बहुत रुपया लगने वाला है, इसलिए मजबूरी में मुझे आपके साथ ऐसा करना पड़ा, वरना आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि यह वीडियो हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। गोविंद की पेन ड्राइव मैंने अपने एक दोस्त के पास सुरक्षित रख दिया है। मेरा वो दोस्त मीडिया में है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा वो दोस्त उस वीडियो को न्यूज चैनल के हवाले कर देगा। जिस वक्त मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, मैं उसी वक्त वो पेन ड्राइव आपके हवाले कर दूंगी। साधना मैडम ने कहा, ठीक है, कल दोपहर तक तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो जाएंगे। अब तुम यह बताओ कि मेरा सामान मुझे कब मिलेगा। मंजू ने कहा, जैसे ही मेरे अकाउंट में रुपये आ जाएंगे मैं आपको कॉल कर दूंगी और आप निश्चिंत रहिए, आपकी चीज आपको मिल जाएगी। मंजू की बात मानने के अलावा साधना मैडम के पास और कोई चारा भी नहीं था। वो होटल से चली गई। उनके जाने के बाद मंजू तो खुशी के मारे उछल पड़ी और उसने सोनिया को गले लगा लिया, लेकिन सोनिया के चेहरे से खुशी गायब थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी भाभी इतनी बड़ी ब्लैकमेलर होगी। मंजू ने कहा, सोनिया, 5 करोड़ मिलते ही मैं गुड़गांव हमेशा के लिए छोड़कर बेंगलोर चली जाऊंगी। तुम्हें भी मेरे साथ बेंगलोर चलना पड़ेगा, क्योंकि गुड़गांव में गोविंद की दुश्मन अब तुम भी हो। सोनिया ने पूछा, गुड़गांव में तो तुम्हारा अपना फ्लैट भी है, उस पर तो गोविंद कब्जा कर लेगा। मंजू ने कहा, मैं उस फ्लैट को पहले ही बेच चुकी हूँ, पूरी पेमेंट भी मुझे मिल चुकी है। कल मुझे उस फ्लैट को खाली करना था, इसीलिए मैंने कल ही फ्लैट को छोड़ दिया और तुम्हारे साथ जयपुर चली आई। अगले दिन दोपहर तक मंजू के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए तो वो खुशी से पागल हो गई। उसने सोनिया को जल्दी से होटल छोड़ने की तैयारी करने को बोला और रिसेप्शन पर जाकर होटल मैनेजर के हाथों में रूम नंबर 116 की चाबियां देती हुई बोली, हम लोग जयपुर घूमने जा रहे हैं, ये हमारे रूम की चाबियां हैं। साधना अग्रवाल नाम के एक औरत आएंगी तो आप ये चाबियां उनको दे दीजिएगा। इतना कहकर मंजू और सोनिया सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। रास्ते में सोनिया को मालूम चला कि मंजू ने बेंगलोर जाने के लिए फ्लाइट की 2 टिकटें पहले से बुक की हुई थी। मंजू ने रास्ते से साधना मैम को कॉल किया और बोली, रूम नंबर 116 की चाबियां मैं होटल की रिसेप्शन पर देकर जा रही हूँ। आप उस रूम को खोलकर उसमें से अपना कीमती सामान बरामद कर लेना। अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। शाम तक दोनों सहेलियां बेंगलोर पहुंच चुकी थी। एयरपोर्ट पर उतरकर मंजू ने साइबर सिटी के लिए टैक्सी किया और थोड़ी देर में ही दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर पहुंच गए। मंजू ने डोरबेल बजाई तो एक शख्स ने दरवाजा खोला, जिसे देखते ही सोनिया के होश उड़ गए। यह सोनिया का बड़ा भाई नितिन था। सोनिया को अचंभे में देखकर नितिन भी भावुक हो गया और बोला, सोनिया, तुम कैसी हो? पिछले कुछ दिनों में ही सोनिया को लोगों के चेहरे के पीछे की हकीकत नजर आने लगी थी। सोनिया ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था और न ही कभी गलत लोगों का साथ दिया था, लेकिन पिछले 3 दिनों में उसकी जिंदगी की यह कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। सोनिया ने अपनी सहेली के साथ मिलकर झूठ बोला था, अपनी कंपनी की मालकिन को ब्लैकमेल किया था और अब वह जिस शख्स के सामने बैठी थी, यह सोनिया का वो भाई था जिसे वो चोर समझ रही थी। नितिन अपनी बहन और अपनी बीवी को पाकर बेहद खुश था। वो घंटों तक दोनों से बातें करता रहा। फिर घर का कुछ सामान लेने
मार्केट चला गया। नितिन की फ्लैट पर बैठी सोनिया यह सब सोच ही रही थी कि मंजू के फोन पर साधना मैडम का फोन आ गया और उन्होंने मंजू को बताया कि होटल से उसने पेन ड्राइव कलेक्ट कर लिया और उसे चेक कर वीडियो को नष्ट कर दिया। फोन कटते ही मंजू ने सोनिया से कहा, सोनिया, नितिन और मैं एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन जाति अलग होने के कारण नितिन से शादी के लिए मेरे घर वाले राजी नहीं थे, इसीलिए हम दोनों घर से भागकर गुड़गांव आ गए। मैं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए गुड़गांव में मुझे जॉब मिल गई, लेकिन नितिन को कहीं जॉब नहीं मिली। एक दिन मुझे मालूम चला कि साधना मैडम को एक पर्सनल ड्राइवर की जरूरत है, तो मैंने मैडम से नितिन के लिए बात की और नितिन साधना मैडम की गाड़ी चलाने लगा। एक दिन नितिन ने अचानक साधना मैडम की नौकरी छोड़ दी। मैंने पूछा तो नितिन ने बताया कि साधना मैडम नितिन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रही थी, लेकिन नितिन मुझसे बेइंतहा प्यार करता था, इसीलिए उसने साधना मैडम की नौकरी छोड़ दी। फिर मैंने गोविंद से कहकर नितिन को कंपनी में ही ड्राइवर की जॉब दिलवा दी। एक दिन जब साधना मैम गुड़गांव आई तो उन्होंने वहाँ नितिन को देख लिया और ऑफिस के लोगों के सामने उन्होंने नितिन को बहुत जलील किया। साधना मैडम ने नितिन की छोटी जाति को लेकर भी बुरा भला बोला और उसे नौकरी पर रखने के लिए गोविंद को भी खूब सुनाया। नितिन की यह बेइज्जती मेरे सामने हुई और मैं बस देखती रह गई, लेकिन नितिन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सबके सामने साधना मैडम की पोल खोल कर रख दी। साधना मैडम ने अगले ही दिन नितिन पर कंपनी की एक महंगी गाड़ी चोरी होने की FIR लिखवा दी। साधना मैडम बहुत ताकतवर औरत थी, अगर नितिन पुलिस के हाथों लग जाता तो उसकी जिंदगी जेल में ही सड़ जाती। इसीलिए जब मुझे इस बात की खबर लगी तो मैंने नितिन को रातों रात बेंगलोर भेज दिया। गोविंद के जन्मदिन वाले दिन साधना मैडम जयपुर से गुड़गांव आई थी और ऑफिस की पार्किंग में जब मैं अपनी कार लेने गई तब मैंने देखा कि साधना मैडम भी अपनी कार लेने पार्किंग में आई हुई थी। वहाँ गोविंद भी था। मैं एक पिलर की आड़ में खड़ी हो गई, तभी दोनों ने एक दूसरे को किस किया और साधना मैडम अपनी कार लेकर वहाँ से निकल गई। साधना मैडम के जाते ही गोविंद भी अपनी कार में बैठा, तभी मैं उसके पास पहुँच गई और बोली, सर, मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों की आशिकी को देख लिया है। मेरी यह बात सुनकर गोविंद ने झट से अपनी गाड़ी का अगला दरवाजा खोला और मैं उसकी अगली सीट पर उसके साथ बैठ गई। गोविंद ने कहा, देखो मंजू, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। साधना मैडम यही चाहती हैं तो मैं क्या करूं। आज जन्मदिन की पार्टी के बाद वो मेरे साथ रात गुजारेंगी और सुबह जयपुर के लिए निकल जाएंगी। मैंने कहा, गोविंद सर, यह तुम्हें सुनहरा मौका मिला है। तुम साधना मैडम की वीडियो बना लेना और उनसे 10 करोड़ की डिमांड करना। वो इस वीडियो के लिए मुंह मांगी रकम देंगी। और गोविंद ने ऐसा ही किया। बड़ी देर से सोनिया अपनी सहेली मंजू की बातें सुन रही थी। अब तक तो सोनिया यही सोच रही थी कि गोविंद के घर से मिली पेन ड्राइव में मंजू और भरत सर की वीडियो थी, लेकिन यहाँ तो मामला ही बिल्कुल अलग था। साधना जब होटल रूम में आई थी तब सोनिया को उसमें एक महान नारी की झलक नजर आई थी, लेकिन अब मंजू से उसकी असलियत जानकर सोनिया के होश उड़ चुके थे। सोनिया ने गहरी सांस ली और मंजू से पूछा, तुम्हें गोविंद को इस तरह धोखा तो नहीं देना चाहिए था, आखिर उसने तुम्हारे कहने पर ही तो सब कुछ किया। मंजू ने कहा, दरअसल गोविंद ने इससे पहले मेरी छोटी बहन ललिता के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। उसे प्रमोशन का लालच देकर अपने फार्म हाउस पर ले गया और उसने ललिता की वीडियो बना ली थी और मेरी बहन ललिता ने शर्म के मारे सुसाइड कर लिया था। यह कहते हुए मंजू का गला भर आया था। सोनिया ने उसे एक गिलास पानी दिया और बोली, तुमने जो भी किया अच्छा किया मंजू, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस मुझे इतना बता दो कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि उसने पेन ड्राइव को अपने बेडरूम की पेंटिंग के पीछे छुपा रखी है। मंजू ने कहा, गोविंद के फार्म हाउस पर अभी जो नेपाली नौकर है, उससे पहले गोविंद का एक नौकर सलीम था
जो मेरे मामा के गांव का आदमी था, वो नौकरी ढूंढ रहा था तो मैंने ही उसे गोविंद के यहाँ नौकरी पर रखवाया था। सलीम अपने मालिक के हर राज को जानता था, क्योंकि जब भी गोविंद अपने बंगले पर किसी लड़की को लेकर जाता, सलीम रात भर छुपकर अपने मालिक के बेडरूम में नजर रखता और वो ये भी जान गया था कि उसका मालिक लड़कियों की वीडियोस बनाकर उसकी पेन ड्राइव को पेंटिंग के पीछे छुपाकर रखता है। ललिता की मौत के बाद सलीम ने गोविंद की नौकरी छोड़ दी और उसने मुझे एक खत लिखकर सारी बातें बता दी थी। तब से मैं गोविंद से बदला लेने की फिराक में थी और फिर एक दिन जब मैंने ऑफिस के बेसमेंट की पार्किंग में गोविंद और साधना को रोमांस करते देखा तो मेरे दिमाग में झट से एक आइडिया आया। एक तीर से दो निशाना लगाने का यह आइडिया काम कर गया। मैंने और तुमने मिलकर सब हिसाब बराबर कर दिया। अब तुम अपने गांव जाओ और अपनी माँ और दोनों बहनों को लेकर यहीं आ जाओ। सोनिया ने पूछा, और गोविंद ने हमें ढूंढ लिया तो क्या होगा? सोनिया के सवाल पर मंजू मुस्कुरा गई और उसने अपनी पेंटी में छुपाई गई पेन ड्राइव निकाली और सोनिया के हाथों में थमाते हुए बोली, गोविंद ने जितनी लड़कियों के साथ भी गलत काम किए हैं उन सब का वीडियोज इस पेन ड्राइव में है। इसीलिए जब तक ये पेन ड्राइव मेरे पास है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। मैं जल्द ही ये पेन ड्राइव गुड़गांव पुलिस को भेज दूंगी, फिर देखना उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। कहानी से सीख, इंसान में इंसानियत न हो तो वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। ऐसे लोग समाज पर कलंक हो जाते हैं। इन्हें ठीक करने के लिए ही कानून बनाए गए हैं, लेकिन कई बार कानून के हाथ बहुत छोटे हो जाते हैं, जिनसे बड़े बड़े शातिर लोग बचकर निकल जाते हैं और इन्हें ठीक करने के लिए मंजू जैसे लोगों को सामने आना पड़ता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप